चलिए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बस आपको सुनना है, देखना नहीं है, क्योंकि अभी मेरा हाथ जो है इस पे बैठा नहीं है। जब आपको बहुत मज़ा आएगा हमसे बातचीत करके, आपको हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी बातें करने का। मैं जो भी यहाँ बताऊँगा उसके बाद आप वही टॉपिक ChatGPT में या जेमिनी पे या गूगल पे सर्च मार लेंगे, ठीक। और उससे रिलेटेड 8, 10, 20, 50 जो भी क्वेश्चन हो सकता है आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक अप्रोच बन जाए। अब आप सुनिए मेरी बात, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सुनिए क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर आप कहीं पर्वत देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, कहीं मैदान देखते हैं, कहीं समुद्र देखते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पृथ्वी के सतह पर या भूदृश्य पर ये अलग अलग संरचना कैसे बनी होगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर्वत बन गया, कहीं पठार बन गया, कहीं समुद्र बन गया, तो ये अलग अलग संरचनाएं कैसे बनी होगी, ठीक है। तो इसके पीछे जो है ये कहा गया कि पृथ्वी के ऊपर जो भी संरचना बनी उसके पीछे का बड़ा कारण हो ना हो, इसके अंदर से या तो कोई बल लग रहा होगा या बाहर से कोई बल लग रहा होगा। क्या ये बात समझ में आया कि पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में जो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है और कहीं पे समुद्र है, हो न हो संभव है ये सभी आकृतियाँ जो है वो बल के प्रभाव से बना होगा। और बल कौन सा, या तो अंतर्जात बल होगा या बहिर्जात बल होगा, ठीक। तो इसके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, पहले अब आप खुद सोच के देखिए, ये अंतर्जात बल का हम अध्ययन कैसे करेंगे। अंतर्जात बल का अध्ययन हम कैसे करेंगे। अभी तक कोई ऐसी, आपको भी पता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जब आप जाएंगे, साउथ अमेरिका में सोने की खान है, ठीक, सोने की खान, इसकी जो गहराई है वो 3 से 4 किलोमीटर है। लेकिन जब 4 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सोच देखिए, और पृथ्वी जो है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे, देखिए ये इस सबसे ऊपर वाला भाग को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला भाग को मेंटल बोलते हैं और सबसे लास्ट वाले भाग को कोर बोलते हैं। त्रिज्या 6371 किलोमीटर होता है और ये 2900 किलोमीटर है और ये 34 किलोमीटर है, ठीक। अब खुद सोचिए, हम 6371 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ तापमान कितना अधिक हो जाता होगा। जब 3 से 4 किलोमीटर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर जो है तापमान इतना है। इस क्षेत्र में जाने पर कोई भी वैज्ञानिक गया ही नहीं। तो जो भी हम अध्ययन करते हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पर, विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों का अनुभव के माध्यम से हम सॉल्व करने का, तो हम ये कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है। प्रत्यक्ष स्रोत कैसे, प्रत्यक्ष स्रोत में आप जानते हैं कि या तो वोल्केनिक हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, ठीक। यानी कि पृथ्वी के संरचना में कहीं से, ये देखिए वोल्केनो बाहर निकला, वोल्केनो बाहर निकला, तो यही वैज्ञानिक इसका नमूना ले आए और उसका अध्ययन किया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या क्या हो सकता है। एक तो वोल्केनो है, ठीक। दूसरा हमने माइंस खोद दिया, सिर्फ इसी से ना, हमने माइंस खोज दिया। केवल 2 स्रोत है जिसके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, लेकिन इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत है। जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या हो सकता है, उल्का पिंड, कि पृथ्वी के ऊपर से जो उल्का पिंड है गिरी पृथ्वी की सतह पर, उल्का पिंड पृथ्वी के आंतरिक संरचना का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी के संरचना में जो भी पदार्थ से बना हुआ है पृथ्वी का संरचना, ठीक वही संरचना उल्का पिंड भी उसी पदार्थ से बना हुआ है। इसलिए ऐसा कहा गया कि हो न हो पृथ्वी का भी उसी तरह से निर्माण हुआ है जैसे उल्का पिंड, इसलिए उल्का पिंड का अध्ययन करा जाता है। दूसरा है ग्रेविटेशन। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। भूमध्य सागर इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है, ध्रुव पोल, और ये इक्वेटर है। तो कहाँ पर अधिक होगा ग्रेविटेशन फोर्स, यानी पोल पर, ध्रुवों पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। क्यों,
क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ये तो यहीं पर है ना, ये तो केंद्र पे ही उपस्थित है भूमध्य रेखा, इसलिए केंद्र पर उपस्थित है, इसलिए यह इक्वेटर से केंद्र की दूरी बहुत कम हो जाती है, इसलिए इक्वेटर पर GF क्या होता है, यानी GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, जबकि वहीं पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा होता है वो भूकंप। क्या ये बात समझ में आएगा? अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं। अब एक बार पृथ्वी की संरचना, ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जानकारी ली, अब पृथ्वी की संरचना के बारे में एक बार अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे ऊपर वाले भाग को अभी मैंने बताया क्रस्ट, ये कौन सा है, मेंटल, ये क्या रहता है, कोर। क्रस्ट किससे बना होता है, सियाल से। ये किससे बना है, सीमा से। ये किससे बना है, नीफे से। ठीक, अब देखिए, अब ये समझिए, ये क्रस्ट का चित्र तो ऐसे नहीं होता है, बल्कि क्रस्ट का चित्र तो ऐसे होता है, यहाँ पे समुद्र भी है। देखिए, यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई कितनी कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए क्या कहेंगे, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई किससे, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम होती है। क्रस्ट की मोटाई से क्या होती है, कम होती है। ठीक, महासागरीय मोटाई, क्या ये बात क्लियर हुआ कि कोर मोटाई से इसका मान कम होता है। ठीक, अब यहाँ समझिए, अब देखिए, एक स्थल मंडल का कंसेप्ट आता है। ये देखिए, ये जो हम जिस सतह पर रहते हैं ना, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ये तो क्रस्ट का भी पार्ट है, यहाँ तक स्थल मंडल होगा। ये भी देखिए, ये भी स्थल मंडल ही है। ये तो 34 किलोमीटर तक है, साथ में ये 200 किलोमीटर तक, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है स्थल मंडल। अगर कोई पूछता है स्थल मंडल, तो आप कहेंगे क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। क्या ये बात क्लियर हुआ, ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल का जो निचला हिस्सा है, ये देखिए, ये दुर्मन मंडल है, और उसके नीचे का भाग है मध्य मंडल, और ये पूरा कोर है। यानी मेंटल को ही कई भागों में विभाजित किया गया है। दुर्बंटा मंडल कोई पूछेगा ये कौन है दुर्बंटा मंडल, तो आप कहेंगे ऊपरी मेंटल का निचला हिस्सा। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, दुर्बंटा मंडल एक बार और दोबारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये देखिए, ये क्रस्ट है, और हमने क्या किया, मेंटल का भी भाग ले लिया। ये पूरा भाग क्या हुआ, स्थल मंडल। ये कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक। उसके बाद का भाग ये देखिए, ये दुर्बंटा मंडल, और ये है मध्य मंडल। ये क्या है, ये कोर है, ये पूरा कोर है। कोर को भी दो भाग में, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। क्या ये बात समझ में आया आपको? स्थल मंडल 2 और ये दुर्बंटा मंडल है। देखिए, ये कहाँ तक होता है, 400 किलोमीटर, कुछ किताबों में इसको 700 किलोमीटर तक लिखा रहेगा। ठीक, देखिए, अब एक बार क्लियर कर देते हैं। स्थल मंडल क्या क्या होगा, यानी क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। दुर्बंटा मंडल क्या क्या होगा, यानी कि मेंटल, ऊपरी मेंटल का निचला हिस्सा। और फिर मध्य मंडल क्या होगा, ये ऊपरी मेंटल को दो भाग में बांट दिया। एक तो चला गया स्थल मंडल में, और एक चला गया दुर्बंटा मंडल में। और निचली मेंटल, इसका क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यह प्रेशर के कारण ये सॉलिड स्टेट में रहता है। फिर आता है कोर। कोर को भी दो भागों में बांट जा देते हैं, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। आउटर कोर तरल अवस्था में रहता है, और इनर कोर ठोस अवस्था में रहता है। क्यों इनर तरल अवस्था में, क्योंकि यहाँ इतनी गहराई हो जाती है कि यहाँ पर कोई पदार्थ रह ही नहीं सकता है ठोस अवस्था में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है,
इस वजह से ये तरल अवस्था में आ जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में पूरा क्षेत्र का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर जब लगता है तो ये फिर से ठोस अवस्था में। एक बार दोबारा हम आपको क्लियर करते हैं अवस्था को लेके, यही आपको याद रखना है। ये देखिए, एक क्रस्ट जो है ये स्थल मंडल है। अब इसको क्रस्ट नहीं स्थल मंडल कहते हैं, और इसको ध्रुवमंडल मंडल बोलते हैं, इसको मध्य मंडल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर कोर, इसको इनर कोर। अब इसका स्टेट अब देखते हैं कि ये कौन सी अवस्था में है। ये देखिए स्थल मंडल आप पूरा देख रहे हैं, ये ठोस अवस्था में है, और यह भंगुर अवस्था में, ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो यह टूट जाएगा इसी अवस्था में। ये क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड अवस्था में। सेमी सॉलिड का क्या मतलब है, सेमी सॉलिड का मतलब ना तो बहुत अधिक पिघला हुआ है ना अधिक जमा हुआ है, सेमी सॉलिड है। और ये क्या है, पूरी तरह सॉलिड है। और ये क्या है, ये तो लिक्विड है। और ये क्या है, ये तो सॉलिड है। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक। अब एक जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है, ये देखिए, देखिए एक क्रस्ट हो गया, एक क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट में ऐसे आकृति रहता है, इसमें समुद्र वगैरह भी है ना। तो जहाँ से समुद्र का क्रस्ट आता है उसको भी क्रस्ट दो भागों में बांट देते हैं। फिर उसी तरह मेंटल को भी दो भागों में बांट जाते हैं, उसी तरह कोर को भी दो भागों में। देखिए, तो ये जो दो भागों में बांटे हैं इसको डिसकंटिन्यू कहते हैं। अशांत तत्व, इसकी आवश्यकता क्यों? भूगोलवेत्ता जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न पदार्थों का घनत्व तो अलग अलग होते जाता है। अर्थात हम वेव्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि तरंगे की गति भी अलग अलग हो जाती है। जिस क्षेत्र में तरंग की गति अलग हो जाती है उसी को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। यहाँ तक आए तो सेम रास्ता, यहाँ आए तो थोड़ा मुड़ गया, तो यही समझने का कोशिश किया गया कि यहाँ मुड़ा क्यों। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, CMRGL। ठीक, ये वाला इलाका जो है ये सी कॉनोरॉड, ठीक, और कॉनोरॉड ये क्या है, कॉनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, कॉनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। ठीक, और ये क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, रिपीटी, रिपीटी। ये क्या है, गुटेनबर्ग। और ये क्या है, लेहमन। अब इसको समझिए, ये क्या है, कॉनोरॉड क्या करता है, आप जैसे पूछेगा कॉनोरॉड CMRGL याद रख लीजिएगा, RGL। तो कोई पूछेगा कॉनोरॉड क्या करता है तो आप कहिएगा क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से डिवाइड करता है। क्रस्ट को मेंटल से कौन डिवाइड करता है तो आप कहेंगे मोहो। फिर कहेंगे ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से कौन डिवाइड करता है तो आप कहेंगे रिपीटी। फिर कहेंगे मेंटल को क्रस्ट से कौन डिवाइड करता है तो कहिएगा गुटेनबर्ग। फिर कहिएगा ऊपरी कोर को निचले कोर से कौन डिवाइड करता है तो लेहमन। क्या ये बात क्लियर हुआ? धन्यवाद।